नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। नरेंद्र मोदी इस समय पूरे देश के दौरे पर हैं। वो जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, तमाम शिलान्यास और उद्घाटन के बाकायदे पत्थर लगवा रहे हैं। क्या मोदी जी के ये दौरे 2024 के चुनाव में काम आएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें ज़मीन पर कुछ हकीकत बयां कर रही हैं। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं आपके सामने पूरा कुछ राज्यों का डाटा रखूँगा, कहाँ पर क्या क्या स्थिति है, और फिर मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा बिहार की, बेगूसराय की, और उसके बाद फिर मैं पूरा एनालिसिस करूंगा। तो पहले तो ये क्लिप देखिए बिहार की, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ये गिरिराज सिंह का काफिला है बेगूसराय में। आपने बेगूसराय में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मोदी जी के खास हैं, उनकी ये क्लिप देखी। आप इस पर भी कुछ टिप्पणी करिए और मैं इसी क्लिपिंग के आधार पर मैं आपको आगे की पूरी कहानी बताता हूँ कि देश में हालात बहुत ख़राब हैं, जनता बहुत नाराज़ है। मैं केवल बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह हालात इतने बेकाबू होते जा रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत से शायद मोदी जी वाकिफ नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी और आरएसएस जो ज़मीन पर रहकर के काम करती है, वो सब चीज़ें समझती है, जानती है। और यही वजह है कि कुछ जगहों से लोग प्रत्याशी बनने से इनकार कर रहे हैं और कई जगह से लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। तो मैं पहले तो जिन लोगों ने टिकट को अस्वीकार किया है, उसमें आसनसोल की सीट है, वहाँ के प्रत्याशी जो एक गवैया थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि हमको चुनाव नहीं लड़ना, हमें टिकट नहीं चाहिए। हालांकि उसकी भरपाई के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक जज हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने पद से रिजाइन दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, उन्हें शायद टिकट भी देने की तैयारी है। ये तो बात उसकी भरपाई की हो सकती है, एक मीट आउट किया जा सकता है कि साहब ये वहाँ उस इलाके में एक व्यक्ति ने टिकट लेने से इनकार कर दिया तो यहाँ तो लाइन लगी हुई है, इस तरह की बात आप कह सकते हैं। लेकिन हरियाणा में आज जो सांसद हैं वहाँ के ब्रजेंद्र सिंह, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि पिछले सालों में जब किसान आंदोलन चला था, उस दौरान ब्रजेंद्र सिंह खुल करके सामने आ गए थे और उन्होंने बाकायदे मुखालफत की थी कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। यही नहीं, दूसरी बार जब नूह में घटना घटी तब भी वो खुल करके सामने आए थे और कहा था कि नहीं, ये गलत हो रहा है। तो ऐसे सांसद ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, जो सिटिंग एमपी हैं, और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब मैं आपको बता देता हूं कि जहां मोदी जी 400 पार का नारा लगवा रहे हैं, खुद भी लगा रहे हैं, मोदी की गारंटी का विज्ञापन खुद कर रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ में डबिंग हो रही है सारी चीज़ों की, तो मुझे लगता है कि कुछ घबराहट ज़्यादा है। और ये घबराहट जब आपने 400 पार का नारा लगा दिया तो फिर ये सब विज्ञापनबाजी
और तमाम चीज़ों की घोषणाएं क्यों हो रही है? क्योंकि आपको तो मालूम है कि आपको 400 पार जाना है, 400 सीटें आनी है आपकी हर हालत में। यदि ऐसा भी है तो फिर आपने टिकटों के वितरण में अभी तक क्यों देरी की है? एक मुख्य बात मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में गडकरी जी को अभी भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। दूसरी सूची जारी हो गई है, शायद कल तीसरी सूची जारी होने वाली है, उसमें शायद कुछ किया जाए। लेकिन इस दौर में मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में कहा था कि संजय राउत जो शिवसेना के मूल शिवसेना जो थी बाला साहब की, उसके प्रवक्ता हैं और आम सामना के संपादक भी हैं, राजसभा के मेंबर भी हैं। अभी कुछ दिनों जेल रह के आए हैं, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था लेकिन वो क्लीन चिट होकर के बाहर आ गए। क्लीन चिट तो नहीं है, शायद जमानत पर आ गए हैं। उन्होंने गडकरी को निमंत्रण दिया है बाकायदे कि वो आप आएँ और हमारे साथ मिलकर काम करें। संजय राउत के इस रवैये की वजह से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। अब गडकरी क्या निर्णय लेंगे ये तो 2-4 दिन में 10 दिन में पता चल जाएगा। हालांकि अभी शायद चुनावों की व्यवस्था होने के लिए डेट आना मुश्किल है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने कल इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, और उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया, कारण नहीं बताए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। हालांकि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए था कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। केवल ये बात गलत है कि वो ये कह दें कि मेरा स्वास्थ्य खराब है या मेरे, ऐसी बात नहीं है। हालांकि जो रूमर्स आ रही हैं वो ये है कि पश्चिम बंगाल में कुछ बातें आपस में चुनाव आयुक्तों के बीच हुई थी, उसको लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, तो कुछ घुटन महसूस की जा रही थी। हालांकि उनकी नियुक्ति के समय उन्हें बहुत ही अच्छा अधिकारी मानते हुए 24 घंटे में नियुक्ति दे दी गई थी। तो ये खैर वो पीछे की बातें पीछे रह जाती हैं, लेकिन आदमी को जब ये लगे कि भाई मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ या मुझसे कुछ गलत करवाया जा रहा है, तो हो सकता है सुधार की गुंजाइश हो। और उन्होंने पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह खुद को चुनाव से अलग करने की पेशकश कर दी है, और यह पेशकश राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार भी कर ली है। उनका त्यागपत्र भी स्वीकार हो गया है। अब सुनने में आया कि 15 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई है, जिसमें अब जो खाली पद पड़े हुए हैं चुनाव आयुक्तों के, उनकी भरपाई होने की संभावना है। खैर वो एक अपना अलग इशू है सरकार का। तो मैं अभी आपको बोल रहा था कि बेगूसराय में क्या हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडे वाले लोग साथ में काला झंडा भी लेकर के चल रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपने देख लिया, वो छोटी सी क्लिपिंग है, मैंने दीपक भाई के उससे वीडियो से उसको रिकॉर्ड किया था, और वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ज़मीन पर हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। अब बात आती है लालू प्रसाद यादव की रैली की। मैं समझता हूं कि जो तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों जो मीटिंग की थी 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में, वो मीटिंग अभी तक भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर पर नरेंद्र मोदी को और दूसरे नेताओं को सोने नहीं दे रही है। क्योंकि जो भीड़ गांधी मैदान पर जुटी थी, ऐसी भीड़ मैं समझता हूँ 1977 में भी शायद इस तरह की भीड़ नहीं जुट पाई थी, जब जेपी का आंदोलन शुरू हुआ था। जेपी ने कॉल किया था चलो पटना। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जो मुझे पता चला है, जो वहाँ से एनालिसिस आ रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत हो रही है पटना में कई लोगों से, उनका कहना है कि 15 लाख से भीड़ एक भी कम नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 39 सीटें प्राप्त हुई थी। अब मुझे लग रहा है कि दहाई भी छू ले एनडीए गठबंधन तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? तेजस्वी ने 8 दिन के भीतर पूरे बिहार को मत डाला है और इतना जबरदस्त भीड़ उमड़ी है उनके कार्यक्रमों में, और फिर पटना में। तो ये पटना के हालात हैं। हालांकि इस समय जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वो लंदन में है, और मालूम नहीं किस लिए है, शायद कोई उनको कोई बात होगी उनकी अपनी, उस बात पर हम जाना नहीं चाहते।
लेकिन बीजेपी घबराई हुई है इस समय। आगे क्या होगा हम नहीं जानते। लंदन से लौटने के बाद या लौटने से पहले ही कोई खेल ना हो जाए, इस बात पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन वो इस समय लंदन में है। अब उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा पूरी तरह से डरी और सहमी हुई है आज भी। अभी पिछले दिनों एक एनालिसिस आया, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा था कि सोनिया गांधी और मायावती की बातचीत चल रही है, और ये बातें खूब नेशनल स्तर पर उभर के सामने आई। तो कल मायावती ने एकदम से क्लियर कर दिया कि नहीं, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी एक सर्वे देख रहा था, खैर अब इंडिया गठबंधन को क्या मिलेगा वो तो सब जानते हैं कि गोदी मीडिया अपने हिसाब से पूरा एनालिसिस करता है और सर्वे करता है, लेकिन उसने जो सर्वे में दिखाया है बसपा को 0 सीट दिखाई है और 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है सर्वे, और 1 सीट समाजवादी पार्टी को और 1 कांग्रेस को। इस तरह से अपने ख्यालात हैं, वो घर में बैठ कर के एसी कमरों में बैठ कर के ये सर्वे हो जाते हैं। हम भी बहुत कर लेते हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कभी झूठी शान और झूठी पत्रकारिता आपके सामने कभी पेश नहीं करेंगे। हम जो ज़मीन पर देखते हैं वही आपको दिखाते हैं। आपको दूसरी बात, हम हरियाणा की तरफ चलते हैं। हरियाणा में ब्रजेंद्र सिंह ने आज पार्टी बदल ली है और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 10 की 10 सीटें पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन वहाँ पर जो इस समय हालात हैं, किसानों में जो उबाल मचा हुआ है, तो उससे देखते हुए मुझे लगता है कि हरियाणा कहीं स्वीप ना हो जाए। पंजाब के हालात तो आपको सामने ही हैं। पंजाब के किसान महीनों से बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। आज भी करीब 28 जगह ऐसा जो मुझे पता चला है रेल रोकी गई है, जो वहाँ के किसान धरना दे रहे हैं। वो तो पहले से प्रोग्राम तय था और जगह जगह उनके कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों को रोका है। तो ये हालात मैं समझता हूँ अभी तक वैसे कोई पंजाब में ज़्यादा हालात अच्छे नहीं थे। शायद मैं समझता हूँ वो एक लेडी हैं जो किसी एक्टर की जो पत्नी हैं, वो वहाँ से चुनाव जीती थी, और एक धर्मेंद्र के बेटे हैं वो भी चुनाव जीते थे। तो 1-2 सीटों पर उनका अपना था मामला, और वो भी तब था कि जब बादल साहब से उनकी ट्यूनिंग बनती थी। अब लेकिन बादल साहब भी उनके साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि हालात क्या होंगे। चंडीगढ़ के मेयर का जो चुनाव था वो भी सामने है, सबके सामने सबने देखा है। तो अब मैं उत्तर प्रदेश की बात एक बार फिर आपके सामने लाता हूँ। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है हर चीज़ से निपटने के लिए, और मैं समझता हूँ जो यहाँ का मुस्लिम समुदाय है, चाहे ओवैसी चाहे मायावती कितने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार लें, लेकिन शायद वोट उनको नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी फतवे जारी करा दें, लेकिन वोट शायद उनको नहीं मिलेगा। ऐसा हमारा अपना मानना है, क्योंकि मुसलमान इस 10 साल के अंदर बहुत पीड़ित हुआ है और वो नहीं चाहता कि ये सरकार फिर से लौट के आए। तो ये उत्तर प्रदेश की बात हुई। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है चुनावों में। पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लेकिन हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह शायद चुनाव लड़ने वाले हैं और उनके आसपास की सीटें वो प्रभावित करेंगे। और इसी तरह से राजस्थान में बेनीवाल हैं, तो उनको यदि कांग्रेस पसंद आ गई तो निश्चित तौर पर 10-5 सीटों पर फेरबदल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली का आपको मालूम ही है कि दिल्ली में इस समय 7 की 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और उसके बाद 2 बार जो केजरीवाल ने सरकार बनाई है, उससे लगता है कि अब की बार पलटा दिल्ली की जनता पलटी खाएगी निश्चित तौर पर। और आपको फिर मैंने महाराष्ट्र की बात तो बताई दी। यदि गडकरी को टिकट नहीं मिला तो हालात बहुत ही तेज़ी के साथ बदलेंगे, और मोदी, मैं समझता हूँ फिर मोदी की वापसी किसी भी सूरत में संभव नहीं है। तो ये एक छोटा सा मध्य भारत, पूर्वोत्तर और पश्चिमी भारत का जो हल्का सा एनालिसिस था, आपने मेरे से सुना
आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की एनालिसिस, इसी तरह की बातचीत, मेरी पत्रकारिता आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।